नमस्कार साथियों। जब भी कोई व्यक्ति हमारे भारतीय संविधान की चर्चा करता है तो तुरंत एक पूजनीय नाम, एक सराहनीय नाम हमारे जहन में आ जाता है। वो नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। बाबा साहेब का अगर हम लोग इतिहास उठाकर देखें तो उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए उनका वो मुकाम है कि दोस्तों, जो भी दलित वर्ग होगा उसके घरों में बाबा साहेब और महात्मा बुद्ध दोनों की फोटो एक साथ देखी जा सकती है। यानी उन घरों में बाबा साहेब को आज भी भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन क्या असल मायने में बाबा साहेब दलितों का उत्थान कर पाए? क्या सभी दलितों को अपने पद चिन्हों पर चला पाए? बाबा साहेब ने एक बहुत बड़ा सपना देखा था कि दलित उत्थान करेंगे, शिक्षा के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे। शायद इसीलिए संविधान में उन्होंने दलितों के लिए एक विशेष अधिकार दिए। आज हम समाज में देखते हैं तो बहुत सारे आयोग बने हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें। ये सभी आयोग दलितों का संरक्षण करते हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका की भी बात करें तो वहाँ पे SC/ST कोर्ट अलग हैं, उनके मुकदमों की सुनवाई अलग ढंग से करी जाती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी क्या दलितों का उत्थान हो पाया? तो मैं कहूँगा नहीं। आप कहेंगे साहब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं दलित समुदाय से संबंध रखता हूँ और मुझसे बेहतर दलित समुदाय की स्थिति और कोई नहीं बता सकता है। आइए दलित समुदाय को एक नज़रिए से, आज के नज़रिए से देख लेते हैं। आज का दलित समुदाय दो भागों में बांटा जा सकता है, एक ग्रामीण दलित और एक शहरी दलित। ग्रामीण दलित की स्थिति यह है कि उसको शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, उसे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई है तो उसकी गिनती अपवादों में मैं गिनूंगा कि वो अपवाद है, और अपवाद कभी गिने नहीं जाते। यहाँ तक कि बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जो अहम जोर दिया है वो शिक्षा पर जोर दिया है। उनको मालूम, चाहे वो महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात करी जाए, चाहे दलितों की शिक्षा के बारे में बात करी जाए, और उन्होंने कई सारे अपने स्टेटमेंट जो दिए हैं, जो उनके अनमोल वचन हैं, उसमें भी बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कहा कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक देश विकसित नहीं होगा। बाबा साहब ने यहाँ तक कि कहा कि जिस दिन मंदिरों में लगी कतारें लाइब्रेरियों में नजर आएंगी, उस दिन समझ लीजिएगा देश का विकास हो गया। यानी सबसे मूल मंत्र जो आधारभूत बाबा साहब ने जो बताई थी वो थी शिक्षा। अब बाबा साहब के अगर संघर्ष की बात करी जाए तो बाबा साहब को संविधान सभा में कोई लाना ही नहीं चाहता था। संविधान सभा, मैं पिछले वीडियोस में आपको भी बता चुका हूं कि जिस देश में लिखित संविधान होगा वहां पे संविधान सभा की आवश्यकता होती है। उस संविधान को लिखने के लिए जो सभा होगी वो संविधान सभा होगी। उस समय की कांग्रेस की बात करी जाए तो बहुत बड़े जो लीडर्स थे उस समय के, चाहे गांधी जी की बात करी जाए, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करी जाए, चाहे नेहरू जी की बात करी जाए, वो बाबा साहेब को पसंद ही नहीं करते थे कि वो संविधान सभा में आए। यहाँ तक कि पटेल और गांधी जी ने बाबा साहेब से यहाँ तक कह दिया था कि हमने संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, आपके लिए खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। लेकिन बाबा साहेब इस बात से परेशान थे कि अगर वो संविधान सभा में ना पहुंचे तो शायद बहुत बड़ा जो समाज है, विशेष तौर पे दलित हैं, दलितों का
उद्धार नहीं हो पाएगा उनके बिना। और षड्यंत्रवश बम्बई से, उस समय बॉम्बे था दोस्त, और वहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उस समय सीएम नहीं हुआ करते थे, बीजी खेर ने, सबने मिलकर एक षड्यंत्र के तहत बाबा साहेब को जो 296 सीटों में आना था संविधान सभा में, वहाँ नहीं चुना गया। जब बाबा साहेब को वहाँ से नहीं चुना गया तो उनको एक बहुत बड़ी चिंता सताने लगी, और इसके बाद जोगेंद्र मंडल जो बंगाल से थे, जो दलितों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, उन्होंने बाबा साहेब को वहां आमंत्रित करा और बाबा साहेब वहां से संविधान सभा में आए और बहुत बड़े अच्छे तरीके से जीत कर आए। लेकिन फिर कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा और बाबा साहेब जो खुलना क्षेत्र, बंगाल का जो खुलना क्षेत्र था, जब बाबा साहेब संविधान सभा में पहुंचे तो उस खुलना क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया कि पाकिस्तान का क्षेत्र है, और बाबा साहेब को वहां से त्यागपत्र देना पड़ा। अब बात आती है, क्या बाबा साहेब का संविधान सभा में आने के रास्ते बंद कर दिए गए थे? हाँ, कर दिए गए थे, लेकिन बाबा साहेब की वो योग्यता, वो क्षमता, वो शिक्षा इस तरीके की थी। अगर बाबा साहेब की शिक्षा के बारे में बात करी जाए तो बाबा साहेब उस समय के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं के ज्ञाता। और बाबा साहेब के पास जो एक डिग्री थी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, जो इकोनॉमिक्स थी, अभी तक कोई भारतीय उसको ग्रहण नहीं कर पाया है, ले नहीं पाया है। तो बाबा साहेब की वो योग्यता और क्षमता थी। और वहाँ पर जो BN राव ने संविधान के लिए एक प्रारूप संविधान सभा को दिया था, उसकी जांच के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उन अनुच्छेदों की जांच कर पाए। और उस समय पूरे भारत में अगर कोई एक व्यक्ति था तो वो इकलौते बाबा साहेब थे। बाबा साहेब कि जब इस योग्यता, क्षमता को पूरी संविधान सभा के व्यक्तियों ने जाना, उनकी एक किताब निकली थी, पब्लिश हुई थी, स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज। उसके माध्यम से बाबा साहेब की शिक्षा और कल्पना और भविष्य में किस तरीके से क्या कार्य किए जाने हैं, वो अतुलनीय कार्य को देखकर सभी संविधान सभा के सदस्य भौचक्का थे। और आखिर मजबूरन BN राव ने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उनसे बात कही कि अगर कोई व्यक्ति है जो संविधान प्रारूप की जांच कर सकता है तो वो इकलौते बाबा साहेब हैं। और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BG खेर को पत्र लिखा, बॉम्बे के जो PM थे उन्हें पत्र लिखा कि बाबा साहेब की सीट को सुनिश्चित किया जाए। और इसके बाद M जयकर, जो संविधान सभा के सदस्य थे, उनका त्यागपत्र दिलाया और उनकी जगह बाबा साहेब को यहाँ लाया गया। और बाबा साहेब अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर उस ड्राफ्टिंग कमेटी, उस पांडुलिपि समिति या उस मसौदा समिति के सदस्य बने, कि जिस समिति को BN राव के प्रारूप की जांच करनी थी। अब जो इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, उन 7 में से बाबा साहेब आदर्श थे, यानी बाकी के जो 6 सदस्य थे ज़्यादातर अपनी सीटों से अनुपस्थित रहते थे। लेकिन बाबा जी हार नहीं माने और उन्होंने रात दिन एक करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस संविधान का काम पूरा कर लिया। ये तो थी बाबा साहेब के संविधान बनाने की स्थिति। लेकिन अगर हम बाबा साहेब के संघर्षों की चर्चा करें तो बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम करे, चाहे वो महाड़ सत्याग्रह हो, चाहे वो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हो, चाहे बहिष्कृत कार्यकारिणी सभा हो, इन सब की स्थापना, या मैं कहूँ आगे की बात कि तीनों गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी से दलितों के उत्थान के विषय में काफ़ी नोकझोंक हुई, और यहाँ तक कि बाबा साहेब गांधी जी ने जो दलितों के लिए हरिजन शब्द कहा था उससे भी वो नाराज हुए। तो ये तो थी बाबा साहेब के इकलौते संघर्ष की कहानी कि उन्होंने अकेले दम पर इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी से लोहा ले लिया था, और आखिर अपनी शिक्षा के दम पर उन्होंने वो मुकाम भी बनाया और संविधान भी बना जो आज भी सराहनीय है।
लेकिन बात करते हैं कि बाबा साहेब ने दलितों के उत्थान के लिए जो सपना देखा था, क्या वो पूरा नहीं हुआ? तो मैं कहूँगा शायद नहीं हुआ। वजह यह है कि अभी तक दलित शिक्षित हो ही नहीं पाया। डिग्री लेना दोस्तों शिक्षा की निशानी नहीं है। शिक्षा मानसिक विकास करती है। कागजों पर लिखी अंक तालिका, जो कागजों पे अंक तालिका आपकी लिखी है, वो आपकी योग्यता का बखान नहीं करती है। अगर आप योग्य हैं तो इसका मतलब है आपको आसपास के लोगों का भी उत्थान करना चाहिए, तो ही आप शिक्षित हैं। लेकिन दलित अपना ही उत्थान नहीं कर पा रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हम दलितों को दो भागों में अगर बांट के देखें तो एक ग्रामीण दलित है और एक शिक्षित दलित है जो शहरों में पाया जाता है। अब ग्रामीण दलित की बात कर लेते हैं। तो ग्रामीण दलित को उसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, कोई बिल्कुल लेना देना नहीं है शिक्षा से। अगर आप उसे शिक्षित करने की बात करेंगे तो कहता है कि साहब बिना पैसे बिना घूस के तो सरकारी नौकरी लगती ही नहीं है। अगर आप उससे कहें व्यवसाय की बात करें कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि सभी लोग शिक्षित होकर नौकरी ही करते हैं, तो वो कहेगा व्यवसाय के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो दुनिया भर के बहाने वो आपको बनाकर दिखा देगा, लेकिन वो शिक्षित होने की बात नहीं करता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि साहब जो गांव के प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ तो लोग बच्चे अपने भेजते हैं, तो उसका सिर्फ दोस्तों मेरे मेन मकसद है, लगभग 99% लोगों का जो मत है कि वहाँ फ्री का खाना मिलेगा, फ्री के कपड़े मिलेंगे, वजीफ़ा मिलेगा, और यहाँ तक कि जो वजीफ़ा है वो खेती के कार्यों में और दारू में प्रयोग कर लिया जाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो मेरा मोबाइल नंबर तो आपके पास है ही, आप मुझे कॉल करिए और मैं गांव के क्षेत्रों के दर्शन कराऊंगा। जो बात आपके सामने मैं आज कह रहा हूं उसको प्रमाणित करके भी दिखाऊंगा और सब कुछ आंखों के सामने होगा। प्रत्यक्षम किम परिणाम। तो उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है शिक्षा से। यहाँ तक कि जो माइग्रेशन की समस्या दिखाई देती है वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देगी। जितना भी दलित वर्ग जो अशिक्षित है वो दिल्ली, मुंबई, पंजाब यहाँ आपको मजदूरी करता नजर आएगा। अगर वहाँ नहीं जा पाता है तो आपके गांव शहर की सड़कों पे दिखाई दे जाएगा। सुबह सुबह मजदूरों का एक बिल्कुल बाजार लगती है, जहाँ पर अगर उन मजदूरों की आप जात पूछना चाहें तो 90% ये दलित समुदाय से ही संबंध रखते हैं। तो क्या हम विकसित नहीं हो पाए? नहीं हो पाए दोस्त, बिल्कुल नहीं हो पाए। वजह यह है कि क्या सभी दलित शिक्षा पे जोर नहीं देते? नहीं साहब, देते हैं, शिक्षा पर जोर देते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं, अगर 100 में से 10 ही लोग होंगे जो शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख लीजिएगा कि एक बार आप सरकारी कार्यालयों के जरा चक्कर काटाइए तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो अफसरों के बोर्ड लगे हुए हैं उनमें बिरले ही एक आधा दलित मिल जाएगा, नहीं तो बाकी सब उच्च जातियों से हैं। आप न्यायपालिका में चले जाइए तो हाई कोर्ट से लेके जितने भी हाई कोर्ट हैं सबका जजेस का रिकॉर्ड देख लीजिए तो सब विरले ही जज हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसका जवाब मैं देता हूं आपको। ऐसा क्यों है? इसलिए है क्योंकि जो दलित शिक्षित हो गया है कागजों में, जो मानसिक रूप से हुआ है वो उन विरले लोगों में पाया जाता है जो सिर्फ कागजों में शिक्षित हो गया है, मानसिक रूप से शिक्षित नहीं हो पाया है। वो दलितों के उत्थान की जगह पतन का काम कर रहा है, यानी अपने ही समाज का पतन का काम कर रहा है। देखिए किस तरीके से पतन का काम कर रहा है। जब कोई दलित सरकारी नौकरी पा जाता है तो उसके दिमाग में रहता है कि अब मैं जब शादी करूंगा तो मुझको 20 से 30, 40, 50 लाख रुपए तक का दहेज लेना है। वो लेता है, वो लेता है। कई लोग अपने आप को ऐसे दलित मैं जानता हूं जो अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हैं, लेकिन आप उनके घरों की स्थिति देखें तो 4 आपको कारें नजर आएंगी और वो 4 कारों में से 3 कारें उनके दहेज की होंगी साहब। तो क्या दलित समुदाय इतना समृद्ध है कि इतना दहेज दे पाएगा? नहीं साहब, बिल्कुल समृद्ध नहीं है। कुछ होंगे, मैं उनकी बात नहीं जानता हूं, लेकिन ज़्यादातर जो अपनी बेटियों की शादियां
सरकारी नौकरी वालों से करना चाहते हैं, उनको एक बहुत बड़ी रकम का इंतजाम करना है। चाहे वो लोन लेके करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन उनको इंतजाम करना है। और जिनके पास ये इंतजाम नहीं है, उनकी बहुत खूबसूरत बिटिया शादी की उम्र क्रॉस कर रही हैं और कुछ तो कर चुकी हैं, बुढ़ापे की कगार पे आ गई, क्योंकि बाप के पास सब पैसा नहीं है। जब भी शादी के, अभी मैं हफ्ते भर पहले गया था, तो लड़के वालों से ये बात हुई थी, जो बीच के बिचवानी होते हैं शादी कराने वाले, कि भाई कार नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने डिमांड ये रख दी है कि सब 5 लाख रुपए तो नगद चाहिए और बाकी 10 से 12 लाख रुपए का हमको सामान चाहिए, बाकी तो 30 त्योहारी तो चलती ही रहेगी साहब, बाकी जेवर जाटा तो आप देंगे। तो ये सब बातें, अब आप ये बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ कि एक शादी में 20 लाख रुपए लग रहे हैं और जिसके 4 बिटियां हैं, वो 80 लाख रुपए की रकम कहाँ से लाए? 80 लाख रुपए की रकम? कैसे करेगा वो शादी? अगर वो कर भी देता है, किसी तरीके से कर्जा लेके, खेती बेच के, मकान बेच के, किसी तरीके से कर भी देता है, तो जो बगल में दलित समुदाय की लड़की है या अन्य समुदाय की लड़की है, आपने एक परंपरा स्थापित कर दी कि 20 से 30 लाख रुपए का दहेज एक लड़की की शादी में लगता है साहब, तो बगल वाली लड़की जिसका बाप एक फैक्ट्री में 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, वो कैसे 20 लाख रुपए का इंतजाम करेगा? क्या उसकी लड़की को अच्छे घर जाने का सपना नहीं देखना चाहिए क्या? लेकिन इस समस्या को दूर करने का कोशिश करिए, हम और आप ही कर सकते हैं। वजह यह है कि कुछ मामलों में न्यूज़पेपरों में हमने देखा कि भरे मंडप से दुल्हनों ने दूल्हे को बेइज्जत करके भगा दिया जब उसने दहेज की डिमांड करी। मैं ऐसी लड़कियों को सल्यूट करता हूं, लेकिन फिर उन ऐसी लड़कियों के आगे एक विकट समस्या आती कि जिंदगी भर उन लड़कियों को, ज़्यादातर लड़कियों को, ताने मसलों का सामना करना पड़ता है। और जब दूसरी जगह उनके विवाह के लिए लड़का देखा जाता है, तो उनके ऊपर एक ये कलंक थोप दिया जाता है कि साहब लड़की बहुत तेज है, इसलिए हमारे घर में निभ नहीं पाएगी। आज भी हमारे दलित समुदाय की स्थिति अगर आप देखें, तो लड़का अगर शराबी है, शादी के बाद ज़्यादा शराब पीने लगा है, तो लोग कहेंगे साहब लड़की का पैर खराब था, इसलिए लड़का परेशान होकर शराब पीता है। वो एक्सीडेंट में मर जाता है तो साहब लड़की का दोष है, लड़की की वजह से मर गया है। लड़का खुश नहीं है तो लड़की की वजह से दोष है। अगर लड़की कहती है कि साहब हम इस शराबी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इस शराबी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो जो लड़के की अम्मा है वो ये बताती साहब लड़की कैरेक्टर की ठीक नहीं है, अच्छी होती तो अपने आदमी को संभाल ना लेती। लेकिन जब उसी अम्मा के सामने उसकी बिटिया की यही स्थिति आती है, तो वो बताती हम तो फंस गए, हमारी लड़की बहुत दुखी है क्योंकि हमारा दामाद शराबी मिल गया है। ये कैसा समाज है साहब? इस समाज को सुधारिए, हम आप ही सुधार सकते हैं। रही बात, अगर शासन प्रशासन से कोई अधिकारी मेरी बात सुन रहा है, तो इस बात पे गौर करिए कि साहब कम से कम शिकायतों को दर्ज कराना प्रारंभ कर दीजिए, ताकि लोगों को न्याय मिल पाए। आप कहते तो जरूर हैं कि संज्ञेय अपराध दर्ज होते हैं, साहब नहीं होते हैं दर्ज, नहीं होते हैं संज्ञेय अपराध दर्ज। IGRS पोर्टल पर खोल के देख लीजिए कितनी शिकायतें FIR में तब्दील हुई हैं, तो मुश्किल से ही FIR तब्दील हो पाई हैं। बल्कि यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो अहम फैसला था, ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 68/2008, CRPC में भी साफ साफ 154 में लिखा है कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। कहाँ दर्ज होता है साहब मुकदमा? यहाँ तक कि IGRS के पोर्टल पर दरोगा जी आख्या ये लगा देते हैं कि साहब मारपीट तो हुई है, लेकिन हमने विपक्षी गणों को समझा दिया, 107-16 की कार्रवाई कर दी है। FIR दर्ज नहीं, दोनों पक्षों पर 107-16 की कार्रवाई कर दी गई है। बहुत ज़्यादा जिद्दोबहस करेंगे तो 151 में दोनों को अंदर कर दिया जाएगा। ये है कानून व्यवस्था। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, और जाके प्रत्यक्ष रूप से देखाइए कि सुबह सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचिए और वहां पे देखें कितने फरियादी FIR लेके आए। क्या थानों में काम नहीं होता? क्या थानों में FIR दर्ज नहीं होती है? लेकिन वहां पर भी
जांच के एफआईआर के नाम पे जांच का ऑर्डर दर दिया जाता है, लेकिन कहीं से भी ऐसा नियम नहीं है। लेकिन ना उसको देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। संज्ञेय अपराध कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बाद में उसकी विवेचना होनी चाहिए। यहाँ पहले विवेचना हो जाती है, एफआईआर तो गई चूल्हे पाड़ में। यहाँ तो ये प्रक्रिया है। 156(3) में भी बहुत सारे लोग अपनी प्रार्थना पत्र लेके जाते हैं कि साहब मेरी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। नहीं होता है साहब, नहीं होता है। अगर मेरी बातों से किसी को आघात लग रहा है तो मुझ पर मानहानि का दावा करिए कि साहब आपने दलित वर्ग के बारे में ऐसा क्यों कहा कि दहेज लेते हैं। साहब बिल्कुल करिए, हम आपको दिखाएंगे। और साथ साथ लेकिन इस बात का भी अनुरोध आपसे रहेगा कि जब आप मेरे विरुद्ध एफआईआर करें तो मैं जिन जिन घरों की बात कर रहा हूं उनके मकानों की जांच करा लिया जाए। कितना पैसा कहां से आया, ये कारें कहां से आई, कितना दहेज आपने वसूला। इसके बाद उन माँ बाप की भी जांच करा लीजिए कि वो लोन किस बात का भर रहे हैं। 20-20, 30-30 हज़ार रुपये महीने का लोन किस तरीके से भरा जा रहा है, कहाँ से भरा जा रहा है, इन बातों की भी जाँच करा लीजिए, है ना। रही बात एफआईआर, तो इसको तो सर्वव्यापी है, सभी लोग जानते हैं कि क्या हालात हैं आज के दौर में। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा आपसे कि आप शिक्षित बनिए, बाबा साहेब के पद चिन्हों पे चलिए। उन्होंने उत्थान के बारे में सोचा था, तो आप कम से कम जो समुदाय जो शिक्षित हो चुका है, कम से कम जो अशिक्षित दलित समुदाय है उसके आगे गड्ढा मत खोदिए। जिनकी बिटिया है उनके आगे गड्ढा मत खोदिए। किस तरह उनको जीने दीजिए साहब, उनको जीने दीजिए। मत करिए ये ढोंग ढकोसला कि साहब आप शिक्षित हैं तो आप उत्थान करने बैठे। नहीं साहब, आप लूटपाट करने बैठे हैं। और मैं उन लड़कियों को सल्यूट करता हूं जो मंडप से दूल्हों को जूते मार के भगा देती हैं कि दहेज की लालचियों को। लेकिन मैं उन बच्चियों से भी अनुरोध करूंगा कि बेटा सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर जोर दो। जब तक आप शिक्षित होकर किसी पद पर नहीं पहुंच जाती हैं तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये आर्थिक युग है। आपने अर्थशास्त्र अगर पढ़ा है, अर्थशास्त्र यानी पैसों का शास्त्र, मैं तो यही कहूँगा कि साहब कि इस आर्थिक युग में जिसकी जेब में अर्थ नहीं है उसका कोई अर्थ नहीं है। तो और ये अर्थ आएगा कहाँ से? आपकी शिक्षा से। आप शिक्षा ग्रहण करके अच्छे पदों पर पहुंच सकते हैं, आप शक्तिशाली बन सकते हैं। जिस तरीके से बाबा साहेब ने अपनी शिक्षा के बदौलत पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करा, आज उनको विश्व में हर कोई जानता है। तो यार आप थोड़ी सी पढ़ाई करके अपने क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं, कर सकते हैं। आप ही हैं जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंच सकते हैं, आप ही हैं जो आईपीएस बन सकते हैं, आप ही हैं जो आईएएस बन सकते हैं, आप ही हैं जो राजदूत बन सकते हैं। आप हर कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब ने वो सारे द्वार खोल दिए हैं कि जिन दलितों को कभी उच्च जातियों के सामने चारपाई पर बैठने की इजाजत नहीं थी, उन दलितों को जो कभी सर पर मैला और कमर में झाड़ू बांधकर घूमते थे, उनका ये सब कुछ समाप्त कर दिया गया है। आज वो स्वतंत्र हैं, उनके पास भी वही मौलिक अधिकार हैं जो उच्च जातियों के पास हैं। अब बार बार मेरे मुंह से ये जातियां निकल रही हैं, मुझको बड़ा खराब लग रहा है कि भारत में जात प्रथा है। भारत में जात प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं कब दोस्तों हो गया कि जो जातियां कर्म के आधार पर थी वो जन्म के आधार पर हो गई। जो घड़ा बनाने वाला वो कुंभकार कहलाता था, जो चमड़े का काम करने वाला चर्मकार कहलाता था, जो सोने का काम करने वाला स्वर्णकार कहलाता था। अब आज के युग में जो ये काम नहीं भी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं साहब आप इस जात से संबंध रखते हैं। ये कर्म और जन्म के आधार पर। अगर मैं मुझसे कोई पूछता है तो आप क्या हैं, तो मैं यही बताता हूँ, मैं ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण हूँ। और जब मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं तो मैं क्षत्रिय हूं, और जब मैं व्यवस्था देखता हूं तो मैं वैश्य हूं, और जब मैं किसी की सेवा पर उतर आता हूं तो शूद्र हूं, और जब मैं अपने ईमान की बात करता हूं तो मैं मुसलमान हूं। और मैं एक शब्द में अगर अपने बारे में बात करूं तो मैं भारतीय हूं। मैं अपने गर्व के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय हूं। लेकिन सभी लोगों से मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, विशेष तौर पर दलित समुदाय से, कि शिक्षित बनिए। मैं कोचिंग सेंटर में जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, बड़ी मुश्किल में साहब मुझे कोचिंग मिली है। मैं दलित वर्ग से संबंध रखता हूँ, कोई भी नहीं चाहता है,
कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है। हमारे उन्नाव में एक नज़र एकेडमी है, उन्होंने मुझको चांस दे दिया है पढ़ाने का। नहीं साहब, मैं जगह जगह भटक कर आ गया, कोई नहीं देता है पढ़ाने का चांस। ठीक है, एक सर पर एक दलित नाम का एक तमगा लगा रहता है साहब, कि बड़ी लोग हीन दृष्टि से देखते हैं। आपको मेरी बात खराब लग रही होगी, लेकिन बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। अरे ठीक है, ये होता है साहब। हाँ, तो मैं कोचिंग सेंटर जाता हूँ तो वहाँ पर कई सारे दलित बच्चे आते हैं। मुझको बड़ा अफसोस होता है कि वो साहब जिस ढंग से पढ़ना चाहिए वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं साहब। उनका ज़्यादा ध्यान फैशन में लगा रहता है। अरे नहीं मेरे भाई, आपका जन्म फैशन के लिए नहीं हुआ है, आपका जन्म कुछ करने के लिए हुआ है। माँ बाप का खून चूस कर ये क्या कर रहे हैं मुझको समझ ही नहीं आता है। तो वीडियो को इतनी बात कर लेते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ आ जानी चाहिए कि सिर्फ शिक्षा पे जोर दीजिए। और उन लालचियों से आग्रह यही मैं करूंगा कि भाई मेरे लालच छोड़ दीजिए। कम से कम उन लड़कियों की भी शादियां हो जाएं जो आप जिस तरीके का गड्ढा खोद रहे हैं। कहाँ से इतना दहेज लाया जाएगा, कैसे शादी करी जाएगी। और किसी को अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो मुझ पर मानहानि का दावा करिए और एफआईआर कराइए मेरे ऊपर, ठीक है, ताकि मैं अरेस्ट हूँ, ये मुकदमा चले और साथ ही साथ फिर इस युद्ध को लड़ने में मजा आए, ताकि मैं कईयों के राज खोलूं, ताकि कम से कम मेरे मरने या मेरे जेल में रहने से अगर इस समाज में सुधार होता है तो मुझे मंजूर है। दोस्तों, कभी मैंने भी सपना देखा था कि मैं एक बड़े पद पर जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है साहब। मैंने फिर से आपसे कहा कि अगर आप मानसिक रूप से शिक्षित नहीं हैं, मेरे घर में सब शिक्षित हैं, लेकिन यही है कि आपसी द्वेष भावना और पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आता है कि हम टेम्परेरी लाइफ के लिए हर चीज़ परमानेंट पता नहीं क्यों चाहने लग जाते हैं। हमारी लाइफ टेम्परेरी, हर चीज़ परमानेंट, वही दुख का कारण बन जाती है। तो उन लालचियों से भी मेरा यही कथन है कि भाई मेरे टेम्परेरी लाइफ के लिए परमानेंट चीज़ों की सपना ना देखिए, टेम्परेरी लाइफ के लिए टेम्परेरी सपना देखें। टेम्परेरी खुशी ही महान आपके लिए बन सकती है। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें प्यार से हम बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, और इतिहास के पन्नों में इन्हें दलितों का मसीहा, संविधान का पिता, सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो में हम बाबा साहेब के उन संघर्षों के बारे में चर्चा करेंगे। ये संघर्ष चाहे उनके शिक्षा के क्षेत्र में रहे हों, चाहे संविधान में रुकावटें पैदा करी गई, इन्हें संविधान में आने नहीं दिया गया, और संविधान के पन्नों में इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए जो जो सराहनीय कार्य किए हैं, वो सराहनीय कार्य भुलाए नहीं जा सकते हैं। क्योंकि अगर बाबा साहेब ना होते तो शायद दलितों को समाज में बराबरी का अधिकार कभी ना मिल पाता, और शायद दलितों का जीवन कीड़ों मकोड़ों से कम ना होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले बाबा साहेब के जीवन परिचय के बारे में जानें हम लोग। तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नगर सैन्य छावनी में हुआ था। 2003 में मध्य प्रदेश सरकार ने मऊ का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर दिया है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय शोध संस्थान भी यहीं पर है। जो 14 अप्रैल की दोस्तों तिथि है, इसे अंबेडकर जयंती, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पहली बार अंबेडकर जयंती 18 अप्रैल 1928 को सदाशिव रणपिसे ने पुणे में मनाई थी। रही बात 125वीं जयंती की, तो 125वीं जयंती में गूगल डूगल ने बाबा साहेब की तस्वीर लगाकर इनका अभिवादन किया। अब बात करते हैं इनके पिताजी की। तो इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था, जो भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवारत थे
और तथा यहाँ कार्य करते करते सूबेदार के पद तक पहुंचे। इन्हें मराठी और अंग्रेजी का औपचारिक ज्ञान था। अब बात करते हैं इनकी माता जी की। तो इनकी माता जी का नाम भीमाबाई था। बाबा साहेब भीमाबाई की 14वीं व अंतिम संतान थे। बाबा साहेब के बचपन का नाम भीवा था। और परिवार के अगर पंथ की बात करी जाए तो पूरा परिवार कबीर पंथी था। इनकी जाति महार थी और इनका मूल निवास महाराष्ट्र रत्नागिरी का अंबाडवे गांव था। अब बात करते हैं बाबा साहेब के शिक्षा की। तो दोस्तों बाबा साहेब ने हाई स्कूल तक की शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल सतारा से ली। इन्होंने इस स्कूल में 7 नवंबर 1900 को प्रवेश लिया। वर्तमान में इस स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल है। जो चित्र आपको दिखाया गया है ये गवर्नमेंट हाई स्कूल का चित्र है, जो वर्तमान में प्रताप हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस स्कूल के रजिस्टर में बाबा साहेब का जो क्रमांक अंकित किया गया था वो 1914 था। स्कूल के एक ब्राह्मण शिक्षक जो इन्हें बहुत प्यार करते थे, जिनका नाम कृष्णा केशव आम्बेडकर था, उन्होंने बाबा साहेब के नाम आम्बेडकर की जगह आम्बेडकर कर दिया ताकि इनको भविष्य में परेशानी का सामना न करना पड़े। और महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में इनकी स्कूल की जो प्रवेश तिथि थी 7 नवंबर, इसको विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अब बात करते हैं इनके स्नातक की शिक्षा की। तो इन्होंने स्नातक बॉम्बे विश्वविद्यालय से किया। 1912 तक इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान यानी कला स्नातक में बीए की शिक्षा प्राप्त करी और इसके बाद ये बड़ौदा राज्य सरकार के साथ कार्य करने लगे। अब बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त करी है। तो दोस्तों इन्होंने आगे की शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय से ली। अब इस कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने में किसने सहयोग करा है? तो दोस्तों सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जिन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ कहा जाता है, ने बाबा साहेब को प्रति माह 11.50 यानी $11.5 की छात्रवृत्ति देकर कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजने का अवसर प्रदान करा। वहां पहुंचकर तुरंत ये लिविंगस्टन हॉल में अपने एक पारसी दोस्त मित्र नवल भातेना के साथ बस गए और जून 1915 में इन्होंने अपनी एमए की परीक्षा प्राप्त करी। अब साथियों हम लोग बात करते हैं बाबा साहेब की कानूनी पढ़ाई और अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ तक की पढ़ाई पूरी करी। तो अक्टूबर 1916 में बाबा साहेब लंदन गए और वहाँ पर विधि अध्ययन के लिए प्रवेश लिया। साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया, जहाँ उन्होंने अर्थशास्त्र की डॉक्टरेट थीसिस पर भी काम करना चालू कर दिया। दोस्तों यह जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है, जहाँ पर बाबा साहेब अपने कुछ प्रोफेसर और दोस्तों के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पढ़ाई में समस्या जब पैदा हुई जब बाबा साहेब को 1917 में बड़ौदा राज्य के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जा रही थी वो समाप्त होने की वजह से वापस भारत आना पड़ा। अब साथियों बात करते हैं कि बाबा साहेब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो पीएचडी की डिग्री कर रहे थे और विधि की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसको आखिर उन्होंने कैसे पूरा करा। तो दोस्तों इसके लिए 1920 में कोल्हापुर के साहू महाराज और पारसी मित्र नवल भातेना के सहयोग से बाबा साहब एक बार फिर इंग्लैंड जाने में सफल हो गए और 1922 में बाबा साहब ने बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री प्राप्त करी और ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया इन्हें। 1923 में बाबा साहब ने अर्थशास्त्र में डीएससी यानी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करी। और दोस्तों ये अभी तक की वो डिग्री है डॉक्टर ऑफ साइंस जो इकोनॉमिक्स से है, अर्थशास्त्र में है, जिसे अभी तक कोई भी भारतीय प्राप्त नहीं कर पाया है। और दोस्तों खास बात, विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री लेने वाले पहले भारतीय थे। और अगर आपसे इनकी थीसिस का नाम पूछा जाए कि किस थीसिस पर इन्होंने ये डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करी है, तो दोस्तों उस थीसिस का नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी
इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, यानी भारत यानी रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। अब साथियों बात करते हैं हम लोग बाबा साहेब के परिवार की। तो दोस्तों बाबा साहेब ने 2 विवाह करे। इनका जो पहला विवाह है वो रमाबाई से हुआ। 15 वर्ष की आयु में बाबा साहब का विवाह 9 वर्षीय रमाबाई से हुआ। उस समय दोस्तों बाल विवाह का प्रचलन था। रमाबाई की मृत्यु 27 मई 1937 को 37 वर्ष की उम्र में हो गई। मृत्यु से पहले रमाबाई पंढरपुर धाम जाना चाहती थी, पर बाबा साहेब ने ये कहकर मना कर दिया कि जिस हिंदू तीर्थ में अछूतों को मनाही है वहां जाने का कोई औचित्य नहीं है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये इनकी पहली पत्नी रमाबाई जी का है। अब लगे हाथ हम लोग पंढरपुर धाम के बारे में जान ले कि पंढरपुर धाम क्या है, कहाँ है। तो दोस्तों पंढरपुर धाम वारकारी संप्रदाय या विट्ठल संप्रदाय का एक केंद्र है जो महाराष्ट्र के सोलापुर में है और भीमा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इनकी दूसरी पत्नी जी के बारे में। तो इनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर, जिन्होंने विवाह के बाद अपना नाम सविता अंबेडकर कर लिया था। 1940 के दशक में जब बाबा साहब भारतीय संविधान के मसौदे को पूरा करने का काम कर रहे थे, तब बाबा साहब को निद्रा रोग और पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द का रोग हो गया और उपचार के लिए बाबा साहब बॉम्बे यानी मुंबई गए और वहां डॉक्टर शारदा कबीर से मिले और इसके बाद इन्होंने 15 अप्रैल 1947 को नई दिल्ली में अपने आवास में इनसे विवाह कर लिया। डॉक्टर शारदा कबीर ने विवाह के पश्चात अपना नाम सविता अंबेडकर कर लिया था। सविता अंबेडकर जी को प्यार से माई या माई साहब के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 29 मई 2003 को नई दिल्ली के मेहरौली, जहां पर इनका आवास है, 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं इनके पुत्रों की। तो दोस्तों इनके एक पुत्र हैं श्री यशवंत अंबेडकर, जिन्हें भैया साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र के लोग इन्हें अक्सर सूर्यपुत्र कहते हैं। ये बाबा साहेब और रमाबाई के पुत्र हैं। और श्री यशवंत अंबेडकर जी की पत्नी का नाम मीरा अंबेडकर है और इनसे 4 पुत्र हैं दोस्तों। प्रकाश यशवंत अंबेडकर, भीमराव यशवंत अंबेडकर, रमा अंबेडकर, आनंद राज यशवंत अंबेडकर और यशवंत अंबेडकर जी के 2 पोते हैं, सुजात अंबेडकर, राजरत्न अशोक अंबेडकर। जो आप चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्रों के माध्यम से आप भली भांत सबके चेहरों को पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं कि बाबा साहेब ने दलित उत्थान और छुआछूत के विरुद्ध कौन कौन से संघर्ष किए, आंदोलन किए। आइए एक नज़र दौड़ा लेते हैं इनके द्वारा किए गए संघर्षों के विषय में। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी, जो 20 जुलाई 1924 को हुई और 20 मार्च 1927 को महाड़ सत्याग्रह, जिसे चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, और तीसरा जो उन्होंने सत्याग्रह किया वो काला राम मंदिर सत्याग्रह 2 मार्च 1930 को किया गया। और साथ ही साथ बाबा ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ताकि दलितों का उत्थान हो सके। ये गोलमेज सम्मेलन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 29 जनवरी 1931 तक चला। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। आइए सभी के बारे में हम लोग विधिवत जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहली बात करते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बारे में। तो बाबा साहब जब बॉम्बे उच्च न्यायालय में बैरिस्ट्री कर रहे थे, उसी दौरान बाबा साहब ने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के लिए 20 जुलाई 1924 को
अपने पहले प्रयास के तहत बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जो कार्य थे वो कार्य क्या थे? इसके तहत सोलापुर में 4 जनवरी 1925 में एक वसति गृह शुरू किया गया ताकि दलित जो छात्र थे उनको निवास, भोजन, कपड़े व शिक्षा संबंधी साधन सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। वसति गृह को सोलापुर नगर पालिका की तरफ से 40,000 रुपए का अनुदान दिलवाया गया। इस संस्थान ने सरस्वती विलास नाम का मासिक और एक मुफ्त वाचनालय भी शुरू किया और साथ ही साथ दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब ने 5 पत्रिकाएं निकाली। उन पत्रिकाओं के दोस्तों नाम जो हैं वो मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता, ये 5 पत्रिकाएं निकाली गई। अब दूसरे सत्याग्रह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वह है महाड़ सत्याग्रह। ये आप चित्र में देख सकते हैं कि बाबा साहेब किसी तालाब का पानी पी रहे हैं। तो आखिर यह था क्या? तो दोस्तों इस सत्याग्रह को चौदार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, जो बाबा साहेब की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। तो दोस्तों ये जो 20 मार्च का जो ये दिन है, इसे सामाजिक सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अब बात करते हैं छुआछूत के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ, वो तीसरा संघर्ष था कालाराम मंदिर सत्याग्रह। तो 2 मार्च 1930 को बाबा साहेब की अगुवाई में अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए किया गया। लगे हाथ कालाराम मंदिर के विषय में भी हम लोग जान लेते हैं। तो कालाराम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले के पंचवटी के निकट स्थित है। पेशवा के सरदार गंगराव ओड़ेकर द्वारा यह मंदिर 1782 में नागर शैली में निर्मित कराया गया था। दोस्तों इस मंदिर के कलश की ऊंचाई 69 फीट है तथा कलश 32 टन शुद्ध सोने से निर्मित है। अब बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलनों की। तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन से पहले एक पृष्ठभूमि जरूर जान लेते हैं हम लोग कि आखिर ये गोलमेज सम्मेलन हुए क्यों। तो दोस्तों दांडी मार्च, जिसे लवण सत्याग्रह, नमक मार्च, दांडी सत्याग्रह के कहा जाता है, इस सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों को सत्ता जाने का डर सताने लगा और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत करी। ये 3 गोलमेज सम्मेलन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। एक खास बात जरूर याद रखिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बाबा साहेब तथा उदारवादी पार्टी से तेज बहादुर संप्रू ने तीनों सम्मेलनों में दोस्तों भाग लिया है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, जो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। किस स्थान पर गोलमेज सम्मेलन कराया गया? तो दोस्तों वो स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया और इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने करी और इस सम्मेलन में 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अभी 89 प्रतिनिधि कहाँ से थे? तो दोस्तों ब्रिटिश प्रांत से 57, रियासतों से 16 और ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक दलों के 16 संसद सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ये दोस्तों पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को समानता का दर्जा दिया गया। और जिस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम लॉर्ड इरविन था। बाबा साहेब किस जहाज से इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो दोस्तों उस जहाज का नाम था वायसराय ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब के भाषण का प्रभाव क्या हुआ। तो दोस्तों महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में दलितों के लिए भर्ती के द्वार खुल गए और ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न
क्षेत्रों में अछूतों के लिए कानूनी अधिकार तय कर दिए और दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल कम्युनल अवार्ड देने की बात को मान लिया गया। अब बात कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है कि मुस्लिम लीग से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, ए.के. फजलुल हक और हिंदू महासभा से बी.एस. मुंजे और एम.आर. जैकर ने भाग लिया। उदारवादी पार्टी से तेज बहादुर संप्रू, सी.वाई. चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने भाग लिया और सिख संप्रदाय से सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया और कैथोलिक ईसाई संप्रदाय से के.टी. पॉल ने भाग लिया और दलित वर्ग से बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। अब रियासतों की बात करते हैं तो कुछ खास रियासतें हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं, जहां से 16 प्रतिनिधियों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो हैदराबाद से अकबर हैदरी जो वहां के दीवान थे, मैसूर से सर मिर्जा इस्माइल जो वहां के दीवान थे, ग्वालियर से कैलाश नारायण हक्सर, पटियाला से महाराजा भूपिंदर सिंह, बड़ौदा के महाराजा साईजी राव गायकवाड़ तृतीय, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान, नवानगर से के.एस. रणजीत सिंह और अलवर के महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अब बात कर लेते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तो दोस्तों इस गोलमेज सम्मेलन का भी जो स्थान था वो सेंट जेम्स पैलेस लंदन था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने करी और इस सम्मेलन में 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड वेलिंगटन था और बाबा साहब किस जहाज से इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए तो उसका नाम था एस.एस. मुल्तान। और गांधी जी भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे, यानी कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए और एस राजपूताना जहाज से गए और बेंस्टियाना इटली के पोत से भारत वापस आए थे। यानी गए एस राजपूताना जहाज से थे और भारत जब आए हैं वापस तो बेंस्टियाना इटली के पोत से वापस आए। इस सम्मेलन में सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने भी भाग लिया था, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। तो साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया और गांधी जी ने कहा कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना था कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में कार्य करती है। रजवाड़ों का कहना था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है और बाबा साहब का कहना था कि गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी निचली जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। बाबा साहब की अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई और जबकि ब्रिटिश सरकार बाबा साहब के विचारों से सहमत हुई, गांधी ने अपना तर्क दिया कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी और इस गोलमेज सम्मेलन से गांधी को खाली हाथ लौटना पड़ा और गांधी जी ने भारत लौटते ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अब बात कर लेते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की, जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसका भी दोस्तों स्थान सेंट जेम्स पैलेस लंदन था और इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने करी और इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। दोस्तों इस सम्मेलन में इंग्लैंड की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
एक खास बात जरूर जान लें कि सैमुअल हॉरे के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों को लेकर एक प्रपत्र बनाया गया था जो श्वेत प्रपत्र कहलाता है, जिसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू कर दिया गया था। यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत में भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। तो अब साथियों बात कर लेते हैं पूना पैक्ट के बारे में। 1932 में ब्रिटिशों ने अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा करी। गांधी जी इस समय पूना की येरवडा जेल में थे। इस पृथक निर्वाचिका को कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी जी ने सबसे पहले इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग करी, लेकिन जब इस मांग पर कोई अमल नहीं हुआ तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। देश में बढ़ते दबाव को देखकर अंबेडकर 24 दिसंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवडा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में बाबा साहेब ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा करी, लेकिन कम्युनल अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया और इस तरीके से अंबेडकर ने गांधी की जान बचाई। 24 सितंबर 1932 को येरवडा केंद्रीय कारागार में एम जयकर, तेज बहादुर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ये चित्र है जब वो गांधी जी से मिलने गए थे। बाबा साहेब ने गांधी के इस कृत्य को नाटक करार दिया था और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी ने कई बार धिक्कार समाएं करी और 1942 में बाबा साहेब ने अपने ग्रंथ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी को व्यक्त किया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बाबा साहेब का संविधान सभा में कैसे आगमन हुआ, क्योंकि कांग्रेस सरकार तो इनके विरुद्ध थी। तो आखिर किस तरीके से बाबा साहेब ने संविधान सभा में अपनी जगह बनाई और भारतीय संविधान में दलितों के उत्थान के लिए वो कार्य किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। बाबा साहेब की समाज सुधारक छवि कांग्रेस के लिए चिंता का कारण बन गई थी, इसलिए कांग्रेस ने बाबा साहेब को संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। यहाँ तक कि गांधी और पटेल ने बाबा साहेब से यहाँ तक कह दिया कि हमने आपके लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी बंद कर दी हैं। और उस समय के बॉम्बे के प्रधानमंत्री बीजी खेर, जिनका पूरा नाम है बाला साहेब गंगाधर खेर, ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए नहीं चुने जाएंगे और बाबा साहेब का बॉम्बे से संविधान सभा में सदस्य के रूप में चुनाव नहीं हुआ। तभी बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहेब को बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर 27 हिंदू और 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव होना था, जिसकी वजह यह थी कि यहाँ पे अनुसूचित जातियों के लिए कोई अलग स्थान नहीं था और अनुसूचित जातियों को हिंदू कम्युनिटी में ही शामिल करके रखा गया था। ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो बाबा साहेब और जोगेंद्र नाथ मंडल जी का चित्र है। लगे हाथ हम जोगेंद्र नाथ मंडल जी के बारे में भी जान लेते हैं। ये पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री हैं। दलितों के नेता के रूप में मुस्लिम लीग के साथ पाकिस्तान की मांग के सहभागी बने और पाकिस्तान में मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद भारत आ गए और 5 अक्टूबर 1968 को पश्चिम बंगाल में इनकी मृत्यु हुई। बाबा साहेब के लिए चुनाव जीवन मरण का सवाल था। बंगाल में उनके साथ बुद्ध सिंह, करपाल सिंह, बच्चू सिंह और जोगेंद्र नाथ मंडल ने जमकर मेहनत करी। यहाँ भी कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन 20 जुलाई 1946 को बाबा साहेब जैसुर खुलना, जिसे जैसर खुलना क्षेत्र भी कहा जाता है, भारी मतों से यहाँ से जीते।
कांग्रेस ने एक बार फिर एक नई चाल चली और जैसर खुलना, जहां से बाबा साहेब चुनाव जीते थे, उसे पूर्वी बंगाल को दे दिया, जिसके कारण बाबा साहेब पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। विभाजन के लिए तय नियमानुसार बंगाल प्रांत जिस निर्वाचन क्षेत्र की आबादी 50% से अधिक हो, पाकिस्तान पूर्वी बंगाल को दिया जाना चाहिए था, जबकि जैसर खुलना में मुस्लिमों की आबादी 48% ही थी, जिसके कारण बाबा साहेब को यहां से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहेब ने कांग्रेस की चाल को ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बताया। ब्रिटिश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया, क्योंकि वो भी समझ गए थे कि बाबा साहेब को रोकना मुश्किल है, क्योंकि बाबा साहेब पहले से ही कैबिनेट मिशन की योजना से असंतुष्ट थे और इस बार तो उनके साथ सीधा सीधा अन्याय किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू को सूचित किया कि जैसर खुलना को भारत में ही रहने दिया जाए अथवा बाबा साहेब को किसी अन्य स्थान से संविधान सभा में भेजने की व्यवस्था की जाए। बाबा साहेब की पुस्तक स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज, जिसकी रचना उन्होंने संयुक्त गणराज्य के संविधान के रूप में की थी, इसकी प्रतियां भी संविधान सभा के सभी सदस्यों के पास पहुंच चुकी थी, जिसे पढ़कर उनके उत्कृष्ट ज्ञान से सभी लोग कायल हो चुके थे। दूसरी तरफ नेहरू किसी संविधान विशेषज्ञ की तलाश में थे जो बी.एन. राव के द्वारा दिए गए प्रारूप की जांच कर सके। तभी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि उन भी बाबा साहेब को संविधान सभा में लाया जाए और 30 जून 1947 को मुंबई के प्रधानमंत्री बीजी खेर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा कि संविधान सभा में बाबा साहेब का चुनाव सुनिश्चित करना। उसी दौरान बाबा साहेब की पुस्तक स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज प्रकाशित हो चुकी थी और संविधान सभा के सभी सदस्यों के हाथ में उसी दौरान बाबा साहेब की पुस्तक स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज प्रकाशित हो चुकी थी और जब यह पुस्तक संविधान सभा के सदस्यों के पास पहुंची तो सभी सदस्य उनके उत्कृष्ट ज्ञान के कायल हो चुके थे। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे संविधान विशेषज्ञ की तलाश कर रहे थे जो बी.एन. राव के द्वारा दिए गए संविधान प्रारूप की जांच कर सके। उसी दौरान संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, उन्हें सलाह दी कि बाबा साहेब को संविधान सभा में लाया जाए और 30 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रधानमंत्री बीजी खेर, जो कि बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे, उस समय सीएम का पद नहीं हुआ करता था, जो पद होता था वो प्रधानमंत्री का होता था, पत्र लिखकर बाबा साहेब का चुनाव सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उसके बाद सरदार पटेल, जो कि अंबेडकर को संविधान सभा में घुसने भी नहीं देना चाहते थे, उन्होंने अपना रवैया बदला और बीजी खेर को फोन करके अंबेडकर का चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए शीघ्र कार्रवाई को कहा और उसी दौरान मुकुंद राव आनंद राव जयकर, जिन्हें M.A. जयकर के नाम से अक्सर किताबों में देखा जाता है, को बॉम्बे से इस्तीफा दिलवाया गया और उनकी जगह बाबा साहेब को संविधान सभा में लाया गया। बाबा साहेब को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष को बनाया गया। ये बात हम अच्छे से समझ गए हैं कि बाबा साहेब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि बाबा साहेब उस समय जितने, ये बात हम अब तक इतने, अब बात करते हैं कि बाबा साहब को ही प्रारूप समिति का अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बात
अच्छे से सबको मालूम चल गई थी कि प्रारूप समिति की अगर कोई जांच कर सकता है तो वो बाबा साहेब, क्योंकि उस समय जो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनमें सबसे पढ़े लिखे जो और योग्य व्यक्ति बाबा साहेब ही थे। और 29 अगस्त 1947 को बेनेगल नरसिंह राव द्वारा दिए गए प्रारूप की जांच हेतु प्रारूप समिति, जिसे पांडुलिपि समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, और बाबा साहेब को उसका अध्यक्ष बनाया गया। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये 7 सदस्यीय वो कमेटी है, वो समिति है जिसमें बाबा साहेब अध्यक्ष के रूप में हैं। अब साथियों बात करते हैं बाबा साहेब के धर्म परिवर्तन के विषय में। तो साथियों, उनके परिवार में एक मित्र थे जो जिनका उनके घर में आना जाना था, जिनका नाम था दादा कलुस्कर। उन्होंने अपने स्वलिखित बुद्ध जीवनी उन्हें बचपन में भेंट करी थी। तभी बाबा साहेब को गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त हुई थी। 1955 में बाबा साहेब ने भारतीय बौद्ध महासभा यानी बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करी। अपने अंतिम ग्रंथ यानी बाबा साहेब का जो अंतिम ग्रंथ जो उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है द बुद्धा एंड हिज धम्म, को 1956 में पूरा करा, जो उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुआ। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बाबा साहेब ने अपने समर्थकों के लिए एक सार्वजनिक धर्मांतरण समारोह किया, जिसमें सबसे पहले बाबा साहेब ने अपनी पत्नी सविता अंबेडकर के साथ कुशीनारा के भंते महास्तीवर चंद्रमणि के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद बाबा साहेब ने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बात करते हैं दोस्तों इनके राजनीतिक जीवन की। तो दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया था। 1936 में बाबा साहेब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करी। 1937 में इस पार्टी ने 13 सीटें जीती और इसके बाद बाबा साहेब 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे। इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधान सभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य करा और बेनेगल नरसिंह राव के संविधान प्रारूप की जांच हेतु 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य करा। और उन्होंने ये मसौदा जिसकी जांच वो कर रहे थे 25 नवंबर 1949 को पूरा करते हुए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा था। बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए और 1952 में अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य बने। एक बात बिल्कुल खास तौर पे भूलिएगा नहीं, शायद मैं लिखना भूल गया हूं दोस्तों, कि भारत के पहले कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही हैं। अब बात करते हैं इनके पुस्तकों की। बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र में 3 पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरी पुस्तक है अर्थशास्त्र पे द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। और तीसरी पुस्तक है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। जात प्रथा के विनाश के लिए भी इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहा जाता है। ये 1936 में इनकी लिखी गई पहली पुस्तक है। जो ऊपर के ये पुस्तकें अपने अर्थशास्त्र के रूप में कही गई हैं, ये वास्तव में थीसिस थी, यानी अर्थशास्त्र पे जो थीसिस लिखी गई थी जिसके आधार पे इन्होंने पीएचडी की यानी डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त करी हैं, ये वो थीसिस थी। लेकिन अगर आपसे पहली पुस्तक का नाम पूछा जाए तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये इनकी पहली पुस्तक थी। बुद्ध एंड हिज धम्म ये बाबा साहेब की अंतिम पुस्तक थी, जिसका कार्य इन्होंने 1956 में पूरा करा और इनकी मृत्यु के बाद 1957 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई।
थॉट्स ऑन पाकिस्तान, ये किताब इनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि बाबा साहेब ने पाकिस्तान के बंटवारे से पहले ही पाकिस्तान की रूपरेखा का जो वर्णन किया है वो अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1940 में कर दिया था। और हिंदू धर्म के विषय में बाबा साहब ने हिंदू धर्म की पहलियां एक पुस्तक लिखी। और बाबा साहब ने एक बार ये भी कहा था कि जिस दिन मंदिरों की जगह ये कतार पुस्तकालयों में लगने लगेगी उस दिन समझ लीजिएगा कि देश विकसित हो गया। और बाबा साहब की जीवनी का नाम है दोस्तों वेटिंग फॉर ए वीजा। अब बाबा साहब के महापरिनिर्वाण या निधन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बाबा साहब का निधन 64 वर्ष 7 माह की आयु में मधुमेह रोग की वजह से 6 दिसंबर 1956 को उनके आवास दिल्ली में हुआ। ये बाबा साहब का अंतिम चित्र है जो उनके मरणोपरांत लिया गया। और 7 दिसंबर 1956 को मुंबई के चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में बाबा साहेब का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर 10 लाख से अधिक लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को साक्षी मानकर भंते आनंद कौशल्यान से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बाबा साहब का समाधि जो स्थल है उसे चैत्य भूमि कहा जाता है, जो मुंबई में है। बाबा साहब को दिए गए सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। और दूसरे सम्मान के बारे में बात करी जाए तो बाबा साहब एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनका चित्र लंदन के संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं संविधान दिवस के बारे में। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। ये बात सभी को मालूम है, जिसे अंगीकृत या अपमार्जित भी कहा जाता है। और 26 नवंबर 1949 को राजस्थान के विधिवेत्ता लक्ष्मीमल सिंघवी की राय के बाद 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। लेकिन 19 नवंबर 2015 को सामाजिक न्याय मंत्रालय ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। अब बात कर लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की प्रतिमा की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित एक प्रस्तावित स्मारक है जो मुंबई के दादर में इंदू मिल की 12.5 एकड़ भूमि पर बनेगा। स्मारक में अंबेडकर की 137.3 मीटर या 450 फीट ऊंची कांस्य की विशालकाय मूर्ति स्थापित करी जाएगी, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2015 को स्मारक के निर्माण का शिलान्यास किया। स्मारक की कुछ खास बातें और जान लेते हैं कि स्मारक का प्रारूप शिल्पकार शशि प्रभु ने तैयार करा है तथा मूर्ति का निर्माण शिल्पकार राम सुतार द्वारा किया जाएगा। यहाँ लाइट और साउंड सिस्टम के जरिए अंबेडकर के महान सत्याग्रह को भी प्रदर्शित करा जाएगा। इस स्मारक का जो प्रस्तावित खर्च है वो 743 करोड़ रुपए है और निर्माण की जिम्मेदारी MMRDA को सौंपी गई है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दिए जाने वाले सम्मानों की। तो दोस्तों जो पहला सम्मान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसकी स्थापना 1995 में करी गई और ये सम्मान सामाजिक परिवर्तन का उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था, संगठन को प्रतिवर्ष दिया जाता है और इसमें 15 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो यह प्रतिवर्ष दिया जाने वाला सम्मान है और इसमें 10 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और प्रशस्ति प्रदान करा जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। अब इस सम्मान को किसको दिया जाता है इस बारे में भी जान लें। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को प्रदान करा जाता है जिसने समाज में सामाजिक सद्भाव निर्माण के लिए एवं शोषित, पीड़ित
पिछड़े वर्गों के लिए अभूतपूर्व योगदान के लिए कार्य किया हो। आइए लगे हाथ हम लोग बाबा साहब के अनमोल वचनों को भी देख लें। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इनकी बात से या इनके वचन से या इनके अनमोल वचन से हम शिक्षा के महत्व को जान सकते हैं। अगर बाबा साहब आज यहाँ तक पहुँचे, उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, तो वो उनकी शिक्षा है। अगली बहुत महत्वपूर्ण बाबा साहब ने कही है कि जीवन लंबा होने की वजह महान होना चाहिए। अगली जो अनमोल वचन बाबा जी का है, बाबा साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम कभी भी इतिहास बदल नहीं सकती।